मैं सूत्र क्या कहने वाला था, ये सूत्र को बहुत ध्यान से सुनना, सूत्र बहुत बढ़िया है। एकादशांशा का D11 का कोई भी प्लेनेट जहां का भी D1 में, D1 की बात कर रहा हूं अभी, लग्न कुंडली में, राशि चार्ट में, वो जहां का भी स्वामी है, वो प्लेनेट D11 में कैसा है, किस स्थिति में है। अगर वो अच्छा है, अभी बताऊंगा अच्छे बुरे की भी, दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा। अगर वो अच्छा है D11 में, तो उस भाव से रिलेटेड उस प्लेनेट की दशा में गेन्स हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ा सूत्र है, इसको समझो। किसी भी प्लेनेट की वो उस चीज को देगा या नहीं देगा, वो एकादशांशा बहुत क्लियरली उसको इंडिकेट कर देता है, क्योंकि वो लाभ का भाव है, का डिविजनल है। जैसे फोर्थ हाउस हमारा व्हीकल है, फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब हमें व्हीकल या प्रॉपर्टी का लाभ उस चतुर्थेश की दशा में या उस चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की दशा में, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, या उस चतुर्थ भाव से संबंध वाले ग्रह जो उस चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं, उनकी दशांतर दशा में प्रॉपर्टी का या व्हीकल का लाभ होगा या नहीं, वो एकादशांशा के थ्रू हमें पता लग जाएगा जब हम इंटरलिंक करेंगे। इसको इंटरलिंकिंग बोलते हैं, दो डिविजनल चार्ट की इंटरलिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूं, फिर इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मान लीजिए किसी का मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, अभी मैं बाकी सब चीजों में नहीं जा रहा, सीधा सीधा लेकर के चल रहा हूं। मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में लग्न कुंडली में बैठा है, मंगल की दशा या अंतरदशा आई। अब उस मंगल की दशा में प्रॉपर्टी का लाभ होगा या नहीं, प्रॉपर्टी का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा या नहीं, उस मंगल को हम क्या करेंगे, ये चीज देखने के लिए D11 में उसको देखेंगे, ठीक है ना। एकादशांशा चार्ट खोलेंगे, डिविजनल चार्ट D11, और उसमें मंगल की स्थिति को देखेंगे। अगर वो एकादशांशा में 11th हाउस में या केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रहों के संबंध में, शुभ राशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में, उच्च राशि में शुभ ग्रहों के साथ युत दृष्ट होकर के यदि बैठा है, तो वो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में लाभ करा देगा प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, क्यों मैं इसको बड़ा सूत्र कह रहा हूं, क्योंकि आप दशा देखते हैं, आप प्लैनेट देखते हैं कि चतुर्थ भाव से कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं। आप कहते हैं शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ है शुक्र है, ना शुक्र में प्रॉपर्टी का लाभ या व्हीकल का लाभ हुआ, ना शनि में हुआ। मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, गुरु देख रहा है, चतुर्थेश के साथ संबंध बना रहा है, नहीं हुआ। वो तब नहीं होगा जब उस प्लेनेट जो संबंध बना रहा है लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव से, अगर वो D11 में 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या शनि मंगल राहु केतु से संबंध दृष्टि युक्त में शत्रु राशि, नीच राशि में होकर के वहां पर कंबस्ट होकर के यदि बैठा होगा, तो वो लाभ नहीं करा पाएगा। समझ में आ रही है बात? सूत्र की अहमियत समझ पा रहे हो आप? सर ये सिर्फ 4th हाउस के लिए देखना है हर क्या? किसी भाव के लिए मैम, हर किसी भाव के लिए। सर फिर 5th हाउस में जो बैठा है उसका वो इनकम से तो नहीं रिलेटेड है ना फिर? वो पुत्र लाभ से है ना, पुत्र लाभ, हाँ चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं, हाँ ठीक है ना। 6th हाउस जॉब लगेगी या नहीं, 7th हाउस बिजनेस होगा या नहीं, 8th हाउस कुछ अनअर्न इनकम मिलेगी या नहीं, 9th हाउस कुछ भाग्य में उन्नति या फॉरेन ये धार्मिक यात्रा या कुछ ऐसा होगा या नहीं, 10th हाउस कुछ करियर में उन्नति होगी या नहीं। दशम भाव से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में नहीं देखना, उसमें भी देखना है। जैसे दशम भाव से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं उनको D10 में भी देखना है, या जो दशा चल रही है उस दशा को D10 में भी देखना है उस ग्रह को, पर उसके साथ साथ D11 में भी देखना है। D11 से आपको यह पता लग जाएगा कि उसकी लाभ की स्थिति है या नहीं, और हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है।
किस इंटेंसिटी से हो रही है। कैसे पता लगेगा लेवल? वो आप जानते हैं कि यदि वो ग्रह जितना ज्यादा वीक होगा, कमजोर होगा, पीड़ित होगा, उतने कम लेवल पे वो फुलफिलमेंट होगी उस डिजायर की या उस पर्टिकुलर भाव की, और जितना ज्यादा वो अच्छा होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, अच्छे भाव में होगा, उतनी ज्यादा अच्छे लेवल पे लाभ की स्थिति बनेगी। कोई दिक्कत? सर अभी 4th हाउस है, वो व्हीकल है, हैप्पीनेस है, तो अभी मंगल वहां पे बैठा है। अभी बहुत सारा है ना, प्रॉपर्टी, लैंड है, हाउस है, उसका तो उसका उसमें से कौन सा? उसका मैं आपको बता चुका हूं ना, उसका मैं डिफरेंशिएट आपको D4 में नहीं बता चुका? सर मंगल वैसे भी प्रॉपर्टी का ज्यादा, सॉरी, व्हीकल के लिए ज्यादा कारक है ना नहीं, मंगल। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, सही कह रहे थे आप पहले। शुक्र व्हीकल का कारक है, अच्छा, शुक्र, ओके। ठीक है ना। पर वो कारकत्व से आप अलग वो डिफरेंशिएट तो करोगे ही लग्न कुंडली में पहले, पर आप उसको फिर D4 में भी तो करोगे। D4 में आपको मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना। D4 से भी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। वैसे तो लग्न कुंडली से ही पता लग जाता है, ठीक है ना, पर D4 में और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। फिर उसको D11 में अगर आप देखोगे, कहने का मतलब है उसका आप इंटेंसिटी और लेवल को आप फुलफिलमेंट होगी या नहीं, उसको आप बहुत अच्छे लेवल पे बता पाओगे D11 के थ्रू। समझ में आ रही है बात? जी सर, आ रही है। रजा जी समझ में आ रही हाँ सर, अभी कोई ग्रह बैठा ही नहीं है तो है? कैसे देखें? क्या बताया मैंने? सिर्फ ग्रह बैठना बताया क्या? मैंने क्या बताया? यदि उसका स्वामी उस हाँ भाव से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, ये सब नहीं बताया क्या जब रिपीट करा? हाँ सर। तो फिर एक चीज पे क्यों सुनते हो खाली? ठीक है ना। तो उस भाव से संबंधित ग्रह की दशा अंतरदशा में घटना घटेगी या नहीं, वो D11 से आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पहली चीज, अब इसको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये कुंडली है, इस कुंडली में देखो, इस कुंडली में मैंने पहले लग्न कुंडली और D4 लगा रहा हूं, फिर इसके बाद D11 आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। इनकी जुपिटर में शनि की अंतरदशा चल रही थी जब इन्होंने व्हीकल परचेज करा। इन्होंने व्हीकल परचेज करा इन व्यक्ति ने जुपिटर में, सैटर्न में। अब सैटर्न में कैसे हो गया व्हीकल परचेज? क्या D1 और D4 में देख के लग रहा है कि सैटर्न व्हीकल परचेज करवा देगा? हाँ सर। सर 4th हाउस में बैठा करवा तो सकता है। तो जी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के उस भाव में या उस डिविजनल चार्ट के एकादश भाव में बैठेगा तो वो करवा ही सकता है। ये तो सीधी सी दशा बिल्कुल। का नियम है। जी जी। तो यहाँ पर शनि करवा सकता है। अब D4 का हो गया, D11 में देखो, अब इसमें सैटर्न का संबंध, ये सैटर्न कैसा है यहाँ पर? सर अपने घर में बैठा है और 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। क्या ये सैटर्न पीड़ित है? नहीं। सर पीड़ित तो नहीं है। नहीं है ना। ये नहीं सर। दशमेश और एकादशेश है, इस कुंडली का जी। लाभेश भी है वो, D11 का भी लाभेश है वो। फुलफिलमेंट कराने के लिए किसी भी चीज को शनि यहाँ पर इसका स्वामी भी है, और वो दशमेश होकर के दशम भाव में स्वयं बैठा है। तो मैंने क्या बताया कि D11 में यदि कोई ग्रह मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण, उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में बैठ जाए तो वो फुलफिलमेंट करा देगा। जी सर। यही तो सूत्र बताया। अब यहाँ पर शनि स्वराशि का होकर के केंद्र में होकर के बिना एफ्लिक्टेड किसी भी प्लैनेट के मैलिफिक एफ्लिक्शन के बिना। फ्री होकर के बैठा है, और क्योंकि ये प्लैनेट D1 में 4th हाउस में बैठा है और D4 के भी 4th हाउस में बैठा है स्वराशि होकर के, तो इसने व्हीकल परचेज करवाना ही करवाना था। ये इसमें कोई संशय था ही नहीं कि ये प्लैनेट ना करवा पाए। तो ये सर एक चीज पूछनी है, हाँ जी। क्या गाड़ी सेकंड हैंड ली गई है नहीं, सेकंड हैंड नहीं ली। या कोई पुराना मॉडल लिया है कोई? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो मैं समझिए, आप सैटर्न को देख के बोल रहे सैटर्न को, हाँ जी, हाँ। सैटर्न को पकड़ रहे हो। हाँ, और सैटर्न तो उच्च का है, उसका डिपॉजिटर भी उच्च का है, हाँ, तो सेकंड हैंड कहाँ से होगी?
तो मैं वही कहने वाला था कि सैटर्न सिर्फ 4th हाउस में देख के हमें सिर्फ ये ऐसे नहीं करना, यहाँ पर हमने जो है वो सारी चीजें भी देखनी है ठीक ना। है सर। ऐसे ही सैटर्न को हमने 7th हाउस में देख करके ये नहीं बोल देना सिर्फ सीधा कि पार्टनर बड़ा ही होगा या उम्र में बहुत ज्यादा गैप ही होगा। अगर वो सैटर्न 7th हाउस में स्वराशि का बैठ गया तो गैप नहीं होगा, मैरिज में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये सैटर्न लग्न कुंडली में उच्च का, D4 में स्वराशि, D11 में स्वराशि, अनएफ्लिक्टेड, कराना ही कराना था। हाँ सर। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है ना। और हर किसी पर्टिकुलर भी डिविजनल कोई भी पर्टिकुलर आप चीज देख रहे हो, ये तो मैंने आपको व्हीकल परचेज दिखाया, ऐसे ही आप कोई भी इवेंट देख सकते हो, कोई सर भी। जैसे एक ही हाउस में सपोज 11th हाउस में 3-4 प्लैनेट्स हों, ठीक है, तो फिर कैसे देखेंगे? कहाँ के? D1 के 11th हाउस में? D1 के 11th हाउस में सपोज 3 प्लैनेट्स हैं, 3 उसमें से प्लैनेट है, सपोज सन मार्स मरकरी हैं, कहाँ के तो स्वामी होकर के बैठे हैं? सर वर्गो असेंडेंट चार्ट है, तो सन 12th हाउस लॉर्ड है। तो मेरे को कुंडली बता ही दो ना, मैं लगा के बता ही देता हूँ आपको। सर वो इसमें कंबस्ट भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं सारी चीज क्लियर करके बता देता हूँ। ये है ना, हाँ 3 प्लैनेट बैठे हैं, जी सन, सर, जी मार्स सर, एंड मरकरी, ठीक हो गया। जी जी सर। अब ये तीनों के तीनों प्लैनेट लाभ भाव में बैठे हैं, तो एक लाभ की बता रहे हैं कि भाई हम कुछ अपनी दशा में लाभ देना चाह रहे हैं, पर अब ये लाभ क्या देना चाह रहे हैं और क्या ये सचमुच दे पाएंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। तो पहले मान लीजिए मरकरी को देखते हैं। मरकरी लग्नेश है आपका और दशमेश है। मरकरी कह रहा है मैं आपको अपनी दशांतर दशा में नेम फेम का गेन देना चाह रहा हूं, करियर में गेन देना चाह रहा हूं, फुलफिलमेंट में आपको देना चाह रहा हूं, करियर से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड या आपके नेम फेम से। अब क्या ये मरकरी दे पाएगा या नहीं, तो उसके लिए पहले तो हम इसको लग्न कुंडली में भी देखेंगे कि भाई लग्न कुंडली में ये कैसा है। तो लग्न कुंडली में ये सन और मार्स के साथ बैठा, सन यहाँ पर द्वादशेश है, त्रिकेश है तो अच्छा नहीं है, मंगल यहाँ पर त्रिषडाएश है तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। चंद्रमा एक आधशेष ही देख रहे हैं, चलो ये ठीक। अब इस मरकरी को ये लग्नेश और दशमेश है, तो पहले तो मेरे को अगर लग्न यानी हेल्थ या नेम फेम के लिए देखना चाह रहा हूं, तो मैं पर्टिकुलर उस डिविजनल चार्ट में मूव करूंगा, या यानी D6, या अगर हेल्थ के लिए, अगर या नेम फेम के लिए देख रहा हूं तो ओवरऑल तो ये नेम फेम के लिए लग्न कुंडली में ही देखा जा रहा है, ठीक है ना। पर अगर मैं करियर के लिए देखना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, D10 में भी देख लूंगा इसको एक बार। D10 के बाद मैं इसको देखूंगा यहाँ पर D11 में, इसी मरकरी को। अब ये मरकरी यहाँ पर कैसा, ये मरकरी चलेगा यहाँ पर द्वादश भाव में, ये बैठा है सूर्य और चंद्र के साथ, ठीक है ना। इसको और कोई ग्रह संबंध नहीं बना रहे, तो कुल मिलाकर ये मरकरी यहाँ पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहे। तो जो भी करियर से रिलेटेड लाभ या जो भी नेम फेम से रिलेटेड लाभ इन्होंने ये बता रहे थे लग्न कुंडली में, वो उसकी स्थिति को उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं बता पा रहे। ओके, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा, थोड़ा बहुत देंगे, पर इनका लेवल बहुत ज्यादा कम। अब यहाँ पर क्या है, वैसे तो एकादशेष के साथ बैठे हैं यहाँ पर भी चंद्रमा के साथ, पर ये द्वादशेष सूर्य के साथ द्वादश भाव में ही बैठ गए, तो ये स्थिति खराब। मैंने क्या बताया, 6-8-12 में ग्रह चले जाए, हाँ जी, पीड़ित हो जाए। कंबस्ट भी है सर मरकरी। हाँ, तो मरकरी कंबस्ट भी है, तो इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट और जोड़ लो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे लग्न या पाएंगे। दशम भाव से रिलेटेड नहीं दे पाएगा। ठीक है सर। अब दशम भाव को संबंध बना रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना। अब क्या ये शनि करियर में लाभ दे देंगे, तो मैं D11 में देखूंगा, तो D11 में शनि यहाँ पर डेबिलिटेटेड होके अष्टम भाव में बैठ गए,
ये भी थोड़ा सा ये भी गड़बड़ हो गया मामला। सर आपने D11 जो है वो डॉक्टर रमन वाला सिलेक्ट किया, कौन सा किया? सर यही वाला करा है, ये है ना सर रुद्रांशा रेगुलर। हाँ तो सर वो करना है, मतलब वो नहीं करना, यही करना है। एकदम सा वाला कौन सा था वो सर? हाँ रुद्रांशा सर, यही करना है। ठीक है सर, ठीक है। दशमेश के साथ दशमेश मरकरी के साथ, मरकरी सन का तो सन का हो गया, सन और मार्स भी बैठे, तो सन और मार्स भी करियर से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। अब पहले सन को देखो, सन की स्थिति आपको पता ही है। अब अच्छा हाँ, सन की स्थिति में थोड़ा सा बढ़िया है, क्यों? मरकरी से ज्यादा क्यों? भले ही सन भी द्वादशेश होकर द्वादश भाव में बैठे, पर ये एकादशेश और लग्नेश के साथ बैठे हैं, मरकरी के साथ, ये सपोर्ट कर रहे हैं ना दोनों मिलकर के सन। जी 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 सर। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी मरकरी से कंपैरेटिवली देखा जाए तो सूर्य की ठीक। अच्छा अब मंगल को देखो, मंगल भी लग्न कुंडली में दशमेश के साथ बैठे हैं। हाँ जी। अब इन मंगल को अगर मैं D10 में देखूं तो ये मंगल D10 में दशमेश होकर के दशम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो रही है। अब अगर मैं इनको D11 में देखूं तो ये मंगल मित्र राशि में केंद्र में होकर के बैठे हैं बिना किसी एफ्लिक्शन के। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर केंद्र में मित्र राशि मंगल बैठे हैं। तो मंगल की दशांतर दशा 101% मैं आपको स्टेप मार के दे सकता हूं कि मंगल की दशांतर दशा आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नतिदायक रहेगी जब भी आएगी। पर सर राहु भी देख रहे हैं मंगल को। राहु देख रहे हैं, हाँ राहु मंगल की तरह ही काम कर रहे हैं, मंगल की राशि में बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी समस्या नहीं है, मंगल अपनी दशांतर दशा में कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएंगे 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 जब भी आएंगे। ठीक है, सभी को देखना है, सभी को अलग अलग आप देख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पर D11 का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि D11 कोई भी प्लेनेट को देखना है तो लग्न कुंडली में देख करके डायरेक्ट D11 को देख लिया, नहीं। पहले उस पर्टिकुलर जो वो बता रहा है उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में पहले देखो। जैसे मैंने अभी करियर के लिए D10 को देखा पहले, फिर मैं D11 पे आया, ऐसे ही D1 में देखा, उसके बाद उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में देखा, फिर D11 में देख लिया। ओके, ठीक है सर। तो यहां से आपका पूरा एक ब्रॉडर एक वो बन जाएगा। बाकी डिविजनल चार्ट्स के आप सूत्र आपको सब आप पढ़ ही चुके हो, सब कुछ आप परफेक्ट हो ही चुके हो, जी है ना। सर। अब D11 भी एडिशनल ऐड हो गया, तो अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी अब प्रिडिक्टिव एबिलिटी है, वो और उसमें एक और चार चांद, एक और जो है उसमें स्टार लग गया। थैंक यू सर। ठीक है संजीवनी जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर हर भाव के लिए फिर देखना है क्या? D2 हम देख रहे हैं सपोज, तो तब भी D11 देखना है। हर किसी के लिए देखना है। लाभ की कितनी अच्छी होगी। जैसे D1 में 11th हाउस में जैसे ग्रह बैठे हैं वो देखना है, या हर हाउस से रिलेट करना है? मैम आप अभी मैंने क्या करके दिखाया, मान लीजिए D2 की बात कर रहे हो ना आप, वेल्थ की। हाँ मान लीजिए, ठीक है, वेल्थ की बात करते हैं। आपके D1 में सेकंड हाउस में जितने ग्रह बैठे हैं, जो देख रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, या सेकंड लॉर्ड जिन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, या जो है वो, उन सारे प्लैनेट्स को आप देखोगे D2 में कि वो वेल्थ देंगे या नहीं। D2 में कंफर्म करने के बाद आप D11 में देखोगे। अगर D2 में भी कंफर्म हो गया, फिर आपने D11 में भी देखा। अगर D11 में भी वो प्लेनेट पर्टिकुलर जो सेकंड हाउस से संबंध बना रहा है आपके D1 में, अगर वो D11 में भी अच्छी स्थिति में हुआ, केंद्र त्रिकोण एकादश भाव मित्र राशि स्वराशि उच्च का बढ़िया होकर के वहां बैठा होगा, तो लाभ होगा, दुनिया भर का पैसा आएगा उस दशा पीरियड में, कोई टेंशन ही नहीं होगी। और फिर धनयोग राजयोग भी देखना है। धनयोग राजयोग तो ओवरऑल D11 के लिए आपने देखना है कि ओवरऑल उसका 11th हाउस, मतलब उसका ओवरऑल जो ओवरऑल जो उसकी गेन्स की जो स्थिति है, या ओवरऑल जो उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स की स्थिति है, वो कितनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है ओवरऑल, उसमें ओवरऑल D11 का धनयोग राजयोग बता दें। हाँ ये बात है
अगर वो प्लेनेट पर्टिकुलर प्लेनेट D11, अगर खास करके आप D2 की अगर बात कर रहे हो, अगर D2 की यानी यही वेल्थ वाला अगर आपका जो क्वेश्चन है, इसी में अगर वो पर्टिकुलर प्लेनेट D1 में संबंध बना रहा है सेकंड हाउस से, D2 में भी धनयोग बना रहा है, या D1 में धनयोग बना रहा है, D2 में भी धनयोग बना रहा है, अगर वो D11 में भी धनयोग बना दे तो उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं, उससे बढ़िया धनयोग कोई है ही नहीं। उसमें दुनिया भर का पैसा आएगा, व्यक्ति सोचेगा भाई नहीं चाहिए पैसा, भगवान क्या करूंगा इतने पैसे का, तब भी पैसा आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। बस यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूर बात ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथ को नहीं भूलना कि स्ट्रेंथ वो उसकी D1 में भी कैसी है या पूरे षडबल में षड वर्गों में कैसी है, उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में भी कैसी है। जैसे D2 या D11 की हमने बात करी तो उसमें वो नीच राशि का है, उच्च राशि का है, स्वराशि का, कैसे, वो स्ट्रेंथ नहीं भूलनी, वो स्ट्रेंथ को जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बलबूते पे ही आप बता पाओगे कि लेवल क्या रहेगा, किस लेवल का पैसा आएगा, लैक्स में आएगा, करोड़ में आएगा, या 100 करोड़ पार हो जाएंगे, बिलियनर बन जाएगा, क्या होगा, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ बताइए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जब आप चार्ट रीड करोगे, इस तरीके से जब आप देखोगे, तो आप 100% स्टैंप मार करके व्यक्ति को दोगे कि भाई ये घटना घटेगी, इस लेवल पे घटेगी और इस तरीके से घटेगी, बात खत्म। ठीक है ना? कोई समस्या कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा आपको। आज क्या